नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारी चुनाव यात्रा भुवनेश्वर में है। हम आपको बता दें कि उड़ीसा में विधानसभा के और लोकसभा के चुनाव साथ हो रहे हैं और बीजेपी यहाँ पर अपनी सरकार बनाने के लिए जी-तोड़ प्रयास कर रही है, जी-तोड़ मेहनत कर रही है और लोकसभा चुनाव की ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने के लिए भी काफ़ी प्रयास कर रही है। इस क्रम में बीजेपी ने अपने सारे आला नेताओं को मैदान में उतार रखा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा पहुंचे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संबलपुर में, क्योंझर में और भुवनेश्वर में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। भुवनेश्वर में उन्होंने अपराजिता, जो यहाँ पे बीजेपी की कैंडिडेट हैं और निवर्तमान सांसद भी हैं, उनके लिए वोट मांगे और नवीन पटनायक सरकार पर उन्होंने हमला बोला है और मोदी सरकार की जो गारंटियां हैं वो उन्होंने गिनाई हैं और कहा है कि यदि ओडिशा में बीजेपी की सरकार बनती है तो यहाँ के लोगों का भाग्य बदल जाएगा। और क्या कुछ कहा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, आइए देखते हैं उनका संबोधन। यहां से लोकसभा की प्रत्याशी सुश्री अपराजिता सारंगी और यहां की विधानसभा की प्रत्याशी श्री प्रशांत जी जगदेव, यहां के प्रभारी श्री जीवन साबू और कोऑर्डिनेटर श्री विद्युत कांडे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्री रश्मि महापात्रा और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, आप सबसे मैं क्षमा चाहूंगा कि चाहते हुए भी 10 दिन पहले एक सार्वजनिक सभा में बोलने के बाद मंच से उतरते समय पैर में चोट लग गई थी। इस कारण मैं बैठकर आप लोगों के सामने बोल रहा हूं। आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ हम लोगों का अभिनंदन किया है, स्वागत किया है। मैं जानता हूं भारत की परंपरा है, शिष्टाचार का तकाजा है, स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। उड़िया तो नहीं बोल सकता हूं, वैसे उड़िया बहुत ही प्यारी लैंग्वेज है, इसमें कहीं दो राय नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि यदि उड़िया मैं नहीं बोल सकता हूं तो कम से कम कुछ शब्दों का प्रयोग उड़िया का मुझे करना चाहिए। इसलिए एठी उपस्थिता भाइयों मौड़ी मानंकू मोर जुहार। बहन भाइयों, यह भी मुझे बतलाया गया है कि खुर्दा नामक यह जगह जहां पर यह सार्वजनिक सभा हो रही है, यह पाइका विद्रोह से जुड़ी हुई है और यहीं से पाइका विद्रोह की शुरुआत हुई है। मैं पाइका विद्रोह के अमर सेनानी कृतिवास पाटशाही और बख्शी जगबंधु जी और जय राजगुरु जी की स्मृति को सर्वप्रथम मैं नमन करता हूं। मुझे यह बतलाया गया है कि हमारे विधानसभा के प्रत्याशी प्रशांत जी अमर शहीद कृतवास पाटशाही, ये हमारे इस परिवार से जुड़े हुए हैं। यह सब हम लोगों के लिए एक गौरव की बात है। बहनों भाइयों, आज आपके बीच आया हूं तो मैं अपराजिता सारंगी जी के लिए आया हूं और आपके विधान सभा के प्रत्याशी प्रशांत जी के लिए आया। हमने प्रशांत जी को भी बोलते हुए सुना है और साथ ही साथ अपराजिता जी को बोलते हुए यहां भी सुना है। भारत की संसद में तो बोलते हुए अपराजिता को कई बार हमने सुना। बहनों भाइयों, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, चाहे वह उड़ीसा की विधानसभा हो अथवा भारत की संसद हो, लोकसभा हो, जब भी आवश्यकता पड़ेगी केवल यही की समस्याओं को नहीं बल्कि देश की समस्याओं को भारत की संसद में प्रभावी तरीके से आवाज देने का काम यदि कोई कर सकता है तो आपकी अपराजिता सारंगी ही कर सकती है। प्रशासनिक सेवा में रहने के बावजूद जिस प्रकार का सेवा भाव मैंने अपराजिता सारंगी के अंदर देखा है, जनता के प्रति उनके दिल में जो हमने तड़पन देखी है, बहनों भाइयों, मुझे भी बेहद आश्चर्य होता है। सामान्यतः जो नौकरशाह होते हैं, बड़े नौकरशाह होते हैं, जनता के साथ उनका उस हद तक लगाव नहीं हो पाता है जिस हद तक का लगाव मैंने अपराजिता सारंगी के अंदर आप लोगों के प्रति देखा है।
आप जहां तक उड़ीसा का प्रश्न है अच्छी तरह जानते हैं, यहां पर 50 वर्षों तक कांग्रेस की हुकूमत रही है, 25 वर्षों से यहां पर बीजेडी की हुकूमत है। इस बार उड़ीसा राज्य के अंतर्गत जहां जहां भी हमारे दौरे हुए हैं, जितने भी हमारी सार्वजनिक सभाएं हुई हैं, बहनों भाइयों, मेरा विश्वास पक्का हो गया है। केवल मेरा ही विश्वास पक्का नहीं हुआ है, बल्कि भारत के माने जाने राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि इस बार लोकसभा की सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी को उड़ीसा में शानदार विजय हासिल होने जा रही है और उड़ीसा में 75 वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी के स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी और दूसरे राजनीतिक पार्टियों में सबसे बड़ा अंतर मेरे बहनों भाइयों है, अन्य राजनीतिक पार्टियों को आपने देखा होगा, जो वह जनता से वादे करती हैं, अपने वादों को सरकार बनाने के बाद भूल जाती हैं। उनके कहने और करने में, उनके कृति और कथन में, उनके वर्ड्स और डीड्स में एक बहुत अंतर होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कभी कभी कोई झूठ बोलता है, लोग कहते हैं ये नेताजी हैं। भारत की राजनीति में यह विश्वास का संकट या क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी कांग्रेस ने पैदा की है, बीजेडी ने पैदा की है। लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, भारत की राजनीति में पैदा हुए इस विश्वास के संकट को चुनौती के रूप में किसी ने स्वीकार किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया है। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी बोलेगी, चाहे जिस हद तक जाना हो, अपने वादे को पूरा करके ही वह दम लेगी। मैं पढ़े लिखे लोगों से कहना चाहता हूं, 1951 से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्रों को उठाकर कोई देख ले। जो हमने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी, संसद में स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा, तो चुटकी बजाकर इन सारे वादों को हम पूरा करेंगे। धारा 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार प्राप्त था, हम बराबर कहते चले आ रहे हैं, जिस दिन हमको बहुमत मिल जाएगा भारत की संसद में, हम धारा 370 इसको चुटकी बजाकर समाप्त करेंगे। और आपने देखा, हमने करके दिखा दिया। 1984 से बराबर हम लोग कहते चले आ रहे हैं, जिस दिन हमको संसद में बहुमत मिलेगा, उस दिन ऐसी परिस्थितियां यहां पर पैदा होंगी। पक्का विश्वास था, इसके पीछे आस्था थी कि अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा। मेरे बहने भाई, हम लोग जब नारा लगाते थे कि हम रामलला आएंगे और मंदिर यहीं बनाएंगे, हमारे विरोधी ये पूछते थे, हाँ हाँ रामलला आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। बहनों भाइयों, अब 22 जनवरी की तारीख आ गई, जब हमारे प्रधानमंत्री ने धर्माचार्यों के मार्गदर्शन में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी है। और मैं कहना चाहता हूं कि रामलला अपनी झोपड़ी से निकलकर, अपनी कुटिया से निकलकर, बहनों भाइयों, अपने महल में प्रवेश कर चुके हैं। भारत में राम राज्य का आगाज होकर रहेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। लोग यह कहते हैं कि राम राज्य क्या होता है, कैसे राम राज्य आएगा। मैंने कहा, जिस दिन लोगों के अंदर अपने कर्तव्य के प्रति जानकारी, कर्तव्य बोध, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा हो जाएगी भारत में, उसी दिन मैं मान लूंगा कि भारत में राम राज्य आ गया। क्योंकि आप सभी जानते हैं, कैकेयी के अधिकार बोध के कारण हमारा अधिकार है कि भरत को ही राजा बनना चाहिए, इसीलिए सारा संकट पैदा हुआ था। राम राज्य में मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं, धीरे धीरे जनता में भी अपने कर्तव्य के प्रति एक बोध, कर्तव्य के प्रति एहसास, कर्तव्य के प्रति जानकारी बनती जा रही है, इसलिए राम राज्य आएगा। हम लोगों ने कहा था हमारी सरकार बनेगी, 3 तलाक की प्रथा को हम समाप्त करेंगे। हमारे विरोधी ये कहते हैं, आप दूसरे धर्म के मामले में क्यों बोल रहे हैं। बहनों भाइयों, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, जो भारत का नागरिक है, सभी भाई भाई हैं।
हम जाति, पंथ और मजहब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना चाहते, लेकिन चाहे वो मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, जो भी भारत का नागरिक है, हर की माता बहन बेटी हमारी भी माता बहन बेटी है। बहनों भाइयों, हम लोग यह मानते हैं यदि किसी धर्म की माता बहन बेटी के साथ कोई जुल्म होता है तो सरकार बने या न बने, सरकार भाड़ में जाए, हम उस माता बहन बेटी के साथ खड़े रहेंगे। यह भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। इसीलिए 3 तलाक की प्रथा को हम लोगों ने समाप्त कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस ने लंबे समय तक इस उड़ीसा में हुकूमत की है, 50 वर्षों तक, 25 वर्षों तक बीजेडी ने किया। मुझे बतलाया गया कि भगवान जगन्नाथ का जो रत्न भंडार है उसकी चाबी नहीं मिल रही है, कुंजी नहीं मिल रही है। बहन भाइयों, मैं दावा तो नहीं करता, लेकिन इसके तह तक जाने की हम लोग कोशिश करेंगे अपनी सरकार बनने के बाद। कहां गई वह कुंजी? इस देश के साथ ये लोग करना क्या चाहते हैं? और यह भी आपने देखा होगा, इसके पहले भी सरकारें रही हैं। 50-52 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार इस देश में भी रही है, उड़ीसा में भी रही है। भ्रष्टाचार का बोलबाला था। केंद्र की सरकारों में मेरे बहनों भाइयों, शायद ही कोई सरकार रही हो कांग्रेस की जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप न लगे हों। लेकिन मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं, चाहे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही हो, चाहे आज हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, भारत ही नहीं दुनिया का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता किसी मंत्री के ऊपर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, गरीबी हटाने की बात पंडित जवाहरलाल नेहरू भी करते थे, गरीबी हटाने की बात श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी की, राजीव गांधी ने भी की, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी की। केवल उनके लुभावने भाषण के चक्कर में आकर लोग उनको अपना समर्थन दे देते थे। फला नेता प्रधानमंत्री बन जाएगा तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। जनता की आंखों में धूल झोंक कर इन लोगों ने राजनीति की है। लेकिन आपने देखा, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद जो भी सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण की उन्होंने योजनाएं प्रारंभ की हैं और जिस तरीके से भारत की गरीबी को कम करने के लिए उन्होंने कदम उठाए हैं, यह मैं नहीं कह रहा हूं, नीति आयोग कह रहा है। केवल नीति आयोग ही नहीं कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय जगत की फाइनेंशियल फर्म्स इस बात की दावा कर रही हैं, भारत में 7-8 वर्षों के अंदर ही वहां के प्रधानमंत्री मोदी ने करिश्मा कर दिया है। 25 करोड़ लोगों को पॉवर्टी लाइन के बाहर करने में कामयाबी हासिल की है। क्या हमारे कांग्रेस और बीजेडी के दोस्तों को दिखाई नहीं देता? यही राजीव गांधी जी। बहनों भाइयों, मैं किसी प्रधानमंत्री की कभी आलोचना नहीं करता हूं। मेरी मान्यता यह है, प्रधानमंत्री होता है, वो व्यक्ति नहीं होता है, वह संस्था होता है। लेकिन राजीव गांधी जी ने एक बार अपनी मजबूरी जाहिर करते हुए कहा था, मैं क्या करूं, मैं दिल्ली के बैंक से 100 पैसा भेजता हूं, लेकिन नीचे लोगों की जेबों में केवल 14 पैसा पहुंच पाता है, शेष भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। इस चुनौती को किसी प्रधानमंत्री ने स्वीकार नहीं किया। इस चुनौती को आजाद भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वीकार किया। और आपने देखा कि जनधन आधार और मोबाइल का कि ऐसी त्रिमूर्ति उन्होंने तैयार कर दी कि आज दिल्ली के बैंक से 100 पैसा चलता है बहनों भाइयों, तो 100 का 100 पैसा आपके खाते में पहुंचता है। भ्रष्टाचार भाषण देकर समाप्त नहीं किया जा सकता। भ्रष्टाचार समाप्त करना है अथवा उसको कम करना है तो व्यवस्था में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, और उस काम को हमारी सरकार ने किया है, हमारे प्रधानमंत्री ने किया। इन लोगों की एक भी ऐसी सरकार नहीं है जिस सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप न लगे।
कांग्रेस की सरकार में मंत्रियों को भ्रष्टाचार के आरोप के कारण जेल की हवा खानी पड़ी है। भारत ही नहीं, दुनिया का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर कह दे कि मोदी जी के किसी मंत्री के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई है। आपकी बीजेडी नवीन बाबू में कुछ कहना नहीं चाहता। खुलेआम भ्रष्टाचार यहां पर हो रहा था और आप चुप्पी साधे हुए बैठे थे। भ्रष्टाचार प्रत्यक्ष आप अपनी आंखों से देख रहे थे। उड़ीसा को लूटा जा रहा था। किसी राज्य के विकास के लिए 25 वर्षों का समय, बहनों भाइयों, या कोई कम समय नहीं होता है। जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री ने सरकार चलाई है, दुनिया में भारत का कद बढ़ा है मेरे बहनों भाइयों। पहले भी मैं विदेशों में जाता रहा हूं। दुनिया के मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मुझे बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। पहले भारत के बोलने की बारी आती थी तो बहुत सारे दुनिया के दूसरे देश के लोग मीटिंग छोड़कर चले जाते थे। भारत बोलने वाला है, कमजोर देश है, गरीब देश है, यह हमारे बारे में धारणा बनी हुई थी। बहनों भाइयों, आज आपको जानकर खुशी होगी, आज यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी। धन दौलत के मामले में, देश की अर्थव्यवस्था के मामले में 2004 से लेकर 2014 तक हम दुनिया में 11वें स्थान पर थे। 10 साल लगातार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की हुकूमत रही, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने करिश्मा कर दिया मेरे बहने भाइयों। 2014 के बाद 8 वर्षों के अंदर ही 8 वर्षों के अंदर ही हालत यह हो गए, जो भारत हमारा दुनिया में धन दौलत, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के मामले में 11वें स्थान पर था, वह जंप लेकर 5वें स्थान पर आ गया है। और मैं नहीं, दुनिया की सारी वित्तीय संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं, फाइनेंशियल फर्म्स अब यह दावा कर रही हैं, कमाल कर रहा है भारत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, वह दिन दूर नहीं है कि 2027 आने के पहले ही यह भारत धन दौलत के मामले में, अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। हमारे दिल की कोई इच्छा पूछे, हसरत यदि पूछे, तो मैं कहना चाहता हूं, हम भारत को विश्व की महाशक्ति बनाना चाहते हैं। भारत को केवल धनवान भारत ही हम नहीं बनाना चाहते हैं, भारत को हम विश्व की महाशक्ति बनाना चाहते हैं। लेकिन भारत को विश्व की महाशक्ति बनाना चाहते हैं, दुनिया के किसी देश पर आक्रमण करने के लिए हम भारत को विश्व की महाशक्ति नहीं बनाना चाहते। हम विश्व की महाशक्ति यदि बनना चाहते हैं तो दुनिया के कल्याण के लिए हम बनना चाहते हैं। क्योंकि भारत के ही ऋषि और मनीषी थे जिन्होंने पूरे विश्व को ही अपना परिवार माना। हमने आज तक दुनिया के किसी देश पर, मैं रक्षा मंत्री होने के नाते कहना चाहता हूं, दुनिया के किसी देश पर हम लोगों ने न तो कभी आक्रमण किया है, न तो दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर कब्जा किया है। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, बराबर नापाक हरकतें करता रहता है। कहने को पाक, लेकिन हरकतें नापाक। कितनी आतंकवादी वारदातें इस देश में होती थी। शायद ही से हिंदुस्तान का कोई राज्य हो जहां पर कि आतंकवादी वारदातें न होती रही हो। 2008 में मुंबई में हमारे आईपीएस ऑफिसर्स आतंकवादियों की गोली के शिकार हुए। यही कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री ने 56 इंच का जो सीना होना चाहिए, उस 56 इंच के सीने ने करिश्मा दिखा दिया कि आज काश्मीर वैली में, कश्मीर घाटी में 1-2 छिटपुट घटनाओं को छोड़कर हिंदुस्तान में कहीं पर आतंकवादी वारदातें करने की कोई जरूरत नहीं कर पाता। लोगों के समझ में आ गया है, भारत अब यह कमजोर भारत नहीं है। भारत के अंदर वह ताकत है,
कि भारत सीमा के इस पार भी मार सकता है और जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार भी जाकर भारत मार सकता है। यह भारत की ताकत है। अब तो पीओके के लोग, पीओके जानते होंगे, पाक अधिकृत कश्मीर, पीओके के लोग यह मांग कर रहे हैं कि हम भारत के साथ जाना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। 3-4 साल पहले ही मैंने कहा था, और परिस्थितियां बनेंगी, किसी पर आक्रमण करने की हमको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा कि पीओके के लोग पाकिस्तान का झंडा उतार रहे थे। पीओके में, पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान का झंडा उतार रहे थे कि हमको पाकिस्तान का झंडा स्वीकार नहीं है। भारत की ताकत का करिश्मा है, भारत की ताकत का करिश्मा है। और मुझे आश्चर्य होता है, पाक अधिकृत कश्मीर में जिस प्रकार से ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, यह उसका संज्ञान नहीं ले रहा है। मैं तो यहां के माध्यम से भी कहना चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को पीओके में जो कुछ भी हो रहा है उसका संज्ञान लेना चाहिए। और मैं पक्का विश्वास दिलाता हूं, पीओके भारत का था, पीओके भारत का है, और पीओके भारत का रहेगा। इसको दुनिया की कोई ताकत हमसे अलग नहीं कर सकती। मैं माइनॉरिटीज, मुस्लिम भाइयों को कहना चाहता हूं, बराबर इन्होंने आपको गुमराह किया है। कहते हैं कि रिलीजन के आधार पर, धर्म के आधार पर आपको हम आरक्षण देंगे। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक बार ऐसे ही धर्म के आधार पर आरक्षण दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया था। मेरे बहनों भाई, भारत के संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण देने की कोई व्यवस्था नहीं। केवल जनता की आंखों में धूल झोंक कर जनता का समर्थन हासिल करना चाहते हैं। मैं कांग्रेस और बीजेडी के दोस्तों से पूछना चाहता हूं, क्या सच बोलकर राजनीति नहीं की जा सकती? कहां ये लोग देश को ले जाना चाहते हैं? अब ये कहते हैं मोदी जी को 400 से अधिक सीटें मिल गई तो मोदी जी तानाशाह बन जाएंगे, भारत के संविधान में परिवर्तन कर देंगे, सारी सरकारों को भंग कर देंगे। बहनों भाइयों, आजाद भारत में 90 बार, 90 टाइम्स इलेक्टेड गवर्नमेंट को यदि किसी ने भंग करने का काम किया है तो यह अपराध कांग्रेस ने किया है। 10 वर्षों में मोदी जी ने एक भी इलेक्टेड गवर्नमेंट को भंग नहीं किया है। और तानाशाही और लोकतंत्र का जहां तक सवाल है, इमरजेंसी इन लोगों ने लगाई थी 1977 में। भारत के संविधान की आत्मा, प्रियम्बल जिसे कहते हैं, जिस प्रियम्बल प्रस्तावना के बारे में हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने कहा था किसी भी सूरत में इसके साथ छेड़छाड़ नहीं होगी, ऐसा हमारा पक्का विश्वास है, उसकी आत्मा में ही बदल दिया। बहनों भाइयों, बहुत बड़े बड़े अपराध इन लोगों ने किए। जनता को अशिक्षित बनाकर रखने की इन्होंने कोशिश की है। जनता के अंदर जिस प्रकार की राजनैतिक, सामाजिक जागरूकता पैदा करनी चाहिए किसी भी हुकूमत को, वह करने में भी इन लोगों ने कोताही बरती है। नहीं तो आज कभी भी हमारे देश की जनता इसको उखाड़ कर फेंक दी होती। सरकार आपकी बन रही है मेरे बहनों भाइयों, मैं नहीं कह रहा हूं। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी अब दावा कर रही हैं भारत में तीसरी बार मोदी जी को स्पष्ट बहुमत नहीं, भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने से अब दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। भारत जो मैं कह रहा हूं वह विश्व की महाशक्ति बनेगा। बहनों भाइयों, इसमें आप सबका बहुत बड़ा योगदान है। हमारे देश के क्रांतिकारियों ने एक जो सपना देखा था,
क्रांतिकारियों के सपने को भी यदि कोई साकार कर रहा है तो हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व की सरकार कर रही है। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करने आया हूं कि मेरे बहनों भाइयों, आप सबका केवल सहयोग ही नहीं है, सभी का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होना चाहिए। एक मत भी अपने घर में शेष न बचे। मैं समझता हूं कि आप सभी की यह जिम्मेदारी है और आप सब सौभाग्यशाली हैं। अपराजिता जी सारंगी जैसी आपकी सांसद हैं और यह प्रशांत जी ऐसा एक तेज तर्राक शरहरी बदन का, शरहरी स्मार्ट ऐसा हमारा एमएलए का प्रत्याशी है। लोगों ने कहा लोगों ने कहा मुझे यह प्रशांत जी अभी कुछ ही समय के पहले आए हैं पार्टी के अंदर, लेकिन जब वो बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था, मुझे लग रहा था कि नहीं, कुछ ही समय से नहीं आए हैं, इनका मन वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सौभाग्यशाली हैं आप कि आपके दोनों सांसद और विधानसभा के प्रत्याशी ऐसे हैं मेरे बहनों भाई। और सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए, कान खोलकर सुनिए, आप केवल सांसद नहीं चुन रहे हैं। नहीं समझे ना समझे हो, जो समझे हो दूसरे के कान में बतला दें। आप केवल सांसद नहीं चुन रहे हैं, अभी नहीं। समझ गए? अक्लेमंद इशारा काफी, तो तालियां बजा दो। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।